आज की सबसे पहली खबर खबर नहीं बल्कि स्कैंडल, और वो भी एसआईएफसी का। जी हाँ, एसआईएफसी का मशहूर ज़माना नाम तो आपने सुना ही है। एसआईएफसी वो फोरम है जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री उन्होंने खुद से बनाया था। और ये जो फोरम था, ये इस काम के लिए बनाया गया था कि पाकिस्तान के अंदर भारी और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। जब उन्होंने ये पूरी रजीम जो है इसको नाफिज किया, पाकिस्तान में एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड मार्शल लगाया उन्होंने। और इमरान खान के ऊपर जो केसेस पहले भी बहुत सारे बने थे, उसमें दर्जनों और बल्कि सैकड़ों केसेस का इजाफा किया। पूरे मुल्क के अंदर हर इदारे के ऊपर अपना गलबा हासिल किया। वो अदलिया हो, वो पार्लियामेंट हो, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। इंसानी हकूक़ की तबाहियाँ की। एन उस वक्त उन्होंने तमाम डिक्टेटर्स की तरह एक ख्वाब पाकिस्तानियों को दिखाया। कोई भी डिक्टेटर, स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर रहे या दुनिया में कहीं भी रहे, वो अपना जो इक़्तिदार होता है उसको दवाम बख्शने के लिए, उसको प्रलॉन्ग करने के लिए हमेशा इक़्तिसादी जो फ़ायदे होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो होते हैं, मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहाने के जो झूठे वादे होते हैं, वो हमेशा वो अवाम के सामने रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी वही पुरानी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही अमल किया और पाकिस्तानियों को ये बताया कि अगर आप ये सारा जुल्म सितम बर्दाश्त कर लेंगे, ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस पर आप खामोश रहें। ये जो मीडिया को हमने गैग कर दिया है, मीडिया को बोलने नहीं देते, बोलने देते हैं तो अपनी मर्ज़ी का बोलने देते हैं, इस पर खामोश रहें। ये जो ख़वातीन को जेलों में डाला है, ये जो किसानों के ऊपर जुल्म है, ये जो हमने चोरों को लाकर आपके ऊपर मुसल्लत किया, अब सब कुछ बर्दाश्त करें और बदले में हम आपकी गुर्बत ख़त्म करेंगे। बदले में पाकिस्तान के अंदर माशी इनकलाब आएगा। बदले में पाकिस्तान के अंदर दौलत की रेल पेल होगी। और पाकिस्तान को, एशियन टाइगर का नाम उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहने का मकसद ऐसे ही था कि $100 अरब की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान के अंदर सब रेल पेल हो जाएगी। उन्होंने सिर्फ एक ख्याली किस्म का आपके सामने प्रोजेक्ट नहीं रखा, बल्कि अगर आप देखें तो उस प्रोजेक्ट की उन्होंने ऐसी दागबेल डाली कि अगर आपको माजी के डिक्टेटर्स के बारे में या माजी के हुक्मरानों के बारे में आपको अदराक ना हो, तो खासे उन्होंने हकीकत के रंग भी इसमें भरे। मतलब कि उन्होंने पूरे का पूरा एक पैराफर्नीलिया जो है वो जनरेट किया, एक फोरम बनाया एसआईएफसी, उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म और उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया। उसके अंदर सिविल साइड से भी लोगों को डाला, मिलिट्री साइड से भी बहुत अहम लोगों को डाला और उसकी लीडरशिप उन्होंने खुद अपने हाथों में ली। यहीं वो नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसका पूरा एक सेक्रेटेरिएट बनाया। दूसरे लफ्ज़ों में इसे वजारत खारजा या वजारत दिफा, इसी लेवल की एक वजारत के तौर पर या एक डिपार्टमेंट के तौर पर गवर्नमेंट के अंदर वो इस्टेब्लिश करके दिखाया। मतलब कि उसका एक पूरा सेक्रेटेरिएट, उसका अपना सेक्रेटरी, उसके तमाम ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर, और कहा गया कि इसके अंदर टॉप के ब्यूरोक्रेट्स को लाया जाना है। और फिर इन्वेस्टमेंट के भी खतोखाल बताया कि $100 अरब पाकिस्तान के अंदर आएगा और उसमें $25 अरब सऊदी अरेबिया से, 25 कतर से, 25 कुवैत से और $25 अरब जो है वो यूएई से आएंगे। ये एक तरफ रखा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इसके अंडर जो है वो ग्रीन इनिशिएटिव भी होगा, काश्तकारी भी की जाएगी और उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट से गालिबन 4.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो ले ली गई। अब उसमें वो जो ज़मीन ली गई वो थी तो कागजात में पंजाब गवर्नमेंट के पास, लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत सारे गरीब मज़ारे उस ज़मीन को, रेतली या बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ ज़मीन में साल की मेहनत के बाद कन्वर्ट कर चुके थे और वहाँ अपनी खेती बाड़ी करते थे। अब जब कागज़ों में वो ज़मीन एसआईएफसी मतलब कि मिलिट्री के इदारे के नाम हो गई, या आगे वो जिन फार्म्स को उन्होंने लीज़ पर दी उनके नाम हो गई कागज़ों में, तो उसके बाद वहाँ पर जो मज़ारे थे उनसे ज़बरदस्ती वो ज़मीन छुड़वाने की कोशिश शुरू हो गई। तो ये सब कुछ तो एक साइड पे ही हम सब कुछ आपके सामने रिपोर्ट करते रहे। तो फिर आप कहेंगे कि ये कौन सा स्कैंडल है जिसकी आज मैं बात करता हूँ। ये सारी तमहीद लंबी बांधना इसलिए ज़रूरी थी कि आपको पहले बैकग्राउंड पता चल जाए कि एसआईएफसी कोई आम इदारा नहीं है। इसकी दागबेल जो है, इसका ये ब्रेन चाइल्ड, या इसे आप कहें ये पूरे का पूरा जो ऑर्केस्ट्रेट किया, पूरे का पूरी ये बज़्म, ये महफिल जो सजाई है, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री उन्होंने सजाई है। तो फिर इसमें स्कैंडल क्या निकला है? अलीना शिगरी साहबा ने भी ये ट्वीट किया है। हमने अपने ज़राए से भी मालूम किया है, डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात की है और उन्होंने 100% ये बात कन्फर्म की है। अब एसआईएफसी के अंदर इन्होंने शुरू में तो ये कहा कि हमने बहुत मेरिट ओरिएंटेड जो इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स लेके आने हैं। उसके बाद नून लीग ने अपनी मर्जी के इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स लगवाए। इसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ने अपनी मर्जी के लगवाए। मिलिट्री की तरफ से खुद सिफारिशें आईं और अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगाए गए, क्योंकि यहाँ पर तनख्वाहें ज़्यादा हैं
मुराद ज़्यादा हैं, क्योंकि ये किंग्स मैन है सारे के सारे, या किंग्स लेडीज़ हैं, मतलब कि जो बादशाह सलामत है, ये उनके मंजूर नज़र है, उनके दिल के सबसे करीब ये यूनिट है, डिपार्टमेंट है, जो भी आपने इसे कहना है। तो इसके अंदर जो लगे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको पता है कि उनकी पहुंच बड़े चौधरी निज़ामुद्दीन तक है, तो उनको ना कोई छू सकता है, ना सवाल पूछ सकता है। इसलिए इस इदारे के अंदर लामहदूद फंड्स दिए गए हैं, लामहदूद सहूलतें दी गई हैं। और अब स्कैंडल जो आपको बताना था सामने आया है, वो ये है कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पाकिस्तान में पकड़ी जाती हैं, अलीना शिगरी साहबा का ट्वीट भी आपके सामने है। उसके अलावा मैं अपने ज़राए से भी आपको कंफर्म करके बता रहा हूं कि अब SIFC के बहुत सारे लोग जो हैं, जो सबसे महंगी और सबसे महंगी, आप इसको ऐसे समझ लें कि जो इंपोर्ट करते हैं बहुत ही महंगी गाड़ियां, अगर वो नॉन कस्टम पेड हों तो उनको पकड़ लिया जाता है, उनको गवर्नमेंट की हिरासत में ले लिया जाता है। होना तो ये चाहिए कि उनकी बाद में ऑक्शन हो और ऑक्शन में वो मार्केट रेट के ऊपर बिकें, लेकिन ऑक्शन करने की बजाय उन्हें अपने अल्ले तलल्ले कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कल ही आपने एक स्कैंडल सुना कि जो वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, वो पेशावर जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आयशा नामी एक 20वें ग्रेड की, आयशा नाज शायद उनका नाम था या आयशा न्याज था, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे कोई गाड़ी मुहैया की जाए जो नॉन कस्टम पेड हो, लेकिन उन्होंने मुहैया कर दी, लेकिन उस पर झंडा नहीं लगा हुआ था। इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो जो ऑफिसर थी वो रात गए, झंडा ना लगवा सकें और उनको उनकी नौकरी से हटा दिया गया, उस पोजीशन से हटा के ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये स्कैंडल तो सामने आया ही था। इसके साथ अब बड़ा स्कैंडल ये सामने आया है कि जो बड़ी बड़ी महंगी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में थीं, वो SIFC के बाबू और SIFC में बैठने वाले लोग ले उड़े हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां शामिल हैं और उनसे कोई पूछने वाला इसलिए नहीं है, उनका हाथ रोकने वाला इसलिए नहीं है कि वो बड़े साहब का डिपार्टमेंट है, बड़े साहब ने उसमें इन्वेस्टमेंट लानी थी। इन्वेस्टमेंट तो उसमें धेला नहीं आई, लेकिन लूट मार जो है वो दबा के हुई है, वो भले नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की शक्ल में हो या भले ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर हो। नॉन कस्टम पेड के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल गई हैं बाबुओं को, और जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसमें जो बेचारे गरीब मज़ारे थे उनसे अब ज़मीनें छीनी जा रही हैं। तो SIFC जो हमें एक हसीन ख्वाब दिखाया गया था, असल में अब वो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया और कुछ नहीं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। नजम सेठी ने एक खबर दी है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। उन्होंने ये कहा है, तज्जिया भी दिया और खबर भी दी है। उन्होंने कहा है कि इस टाइम एक टेलीफोन कॉल आती है किसी भी टीवी के मीडिया के मालिक को, और वो बताते हैं कि फ़लाँ सहाफ़ी हमें पसंद नहीं है, इशारा उनका जर्नल साहब और उनके साथियों की तरफ है, और उनको सरे शामी निकाल दिया जाता है, उस सहाफ़ी को फारिग कर दिया जाता है और आगे से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। जब फ़ोन पर बताया जाता है कि ये सहाफ़ी हमें पसंद नहीं, इसे फारिग कर दें, तो कोई ना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात नजम सेठी साहब ने कही। उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में एक ही शख्स ना कर सकता है और उसका नाम इमरान खान है, जिसको बार बार ऑफर्स की गई हैं कि बनी गाला चले जाएँ, ये कर लें, और उन्होंने इनकार किया है। तो एक ही पाकिस्तानी है जो इनकार कर रहे हैं, बाकी तो इस टाइम नजम सेठी साहब के अपने मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कोई इनकार करने वाला रह नहीं गया। इंटरेस्टिंग उनकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसके साथ साथ हमारी भी एक ऑब्जर्वेशन याद कीजिए। इमरान खान के नाम पर सुर्ख लकीर लगाई गई थी और यह कहा गया था कि टेलीविज़न पर पाकिस्तान का ना सिर्फ PTV बल्कि तमाम प्राइवेट चैनल्स पर भी इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी थी, मतलब कि सुर्ख लकीर फेर दी गई थी। कहा था कि इमरान खान का ना नाम लिया जाएगा, ना इमरान खान की आवाज़ सुनाई देगी, ना तस्वीर सुनाई देगी। तो जिन्होंने असल में इमरान खान की आवाज़ बंद करनी थी, पैगाम बंद करना था, अल्लाह की शान देखिए कि आज वो अपनी आवाज़ बंद करके खुद ही अपनी गूंगी फिल्में चलाते हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। मैं DG ISPR साहब और आर्मी चीफ साहब की जो हालिया इंटरेक्शंस हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनके बारे में बात कर रहा हूं कि हर जगह पर आप देखें तो गूंगी फिल्में चली हैं, सवाए एक इंटरेक्शन के जो आर्मी चीफ का पिछले दिनों हुआ था, जिसमें उन्होंने ख़वातीन के एहतराम पर बात की थी, हु आर यू कहा था, और उसके साथ साथ हाथ और पाँव काट देने की बात कही थी। वो एक ही दफ़ा आवाज़ चली और ऐसी ही चली कि उसके ऊपर ऐसा कोहराम पूरे पाकिस्तान में मचा कि अभी दोबारा आर्मी चीफ बहावलपुर में थे और वहाँ से फिर उन्होंने गूंगी फिल्म चलाई। मतलब जिन्होंने इमरान खान की आवाज़ बंद करनी थी, उन्हें आज अपनी फिल्में आवाज़ के बगैर चलानी पड़ रही हैं, या उनके पास अब इतना हौसला नहीं कि उनकी आवाज़ टेलीविज़न पर चल सके या वो चलवा सकें। तो ये अल्लाह के असूल हैं, अल्लाह के फ़ैसले हैं। एक प्लान हमारा होता है, एक अल्लाह का होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। और वकास अहमद
बहुत ही मेहनती जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं, ये अगली जनरेशन है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वकास अहमद जो हैं वो इंटरसेप्ट के लिए काम करते हैं और पहले करते थे, अब इंटरसेप्ट में उन्होंने स्टोरीज़ भी की। अब वो जो ड्रॉप साइट है उसके लिए काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन स्टोरीज़ अभी तक वो निकाल कर लाए हैं। बहुत बेहतरीन मुहक्किक हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। अब वो एक नई स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी उनकी ये है कि ये पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, खवातीन के साथ जो सलूक हुआ, इलेक्शन लूट लिया गया। यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान आए, उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा। उनके सामने, आंखों के सामने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए गए, आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का पूरा सिस्टम बंद किया गया। यूरोपीय यूनियन के मुबस्सर जो आए हुए थे इलेक्शन को ऑब्जर्व करने, उनके सामने पोलिंग स्टेशन के अंदर लूट मार की गई। पूरे पाकिस्तान ने उनको बताया कि इलेक्शन लूटा गया। उन्होंने माना भी कि इलेक्शन के अंदर बेतरतीबियां हुई हैं, बेज़ाब्तियां हुई हैं, यहाँ पर लूटमार हुई है, लेकिन उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट थी वो पब्लिक नहीं की। रिपोर्ट जाते जाते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे गया और कहा कि उनका दिल करेगा तो वो पब्लिक कर देंगे। लोग सब हैरान हुए कि अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक करनी थी तो फिर आपको आने की ज़रूरत क्या थी, फिर आप आए क्यों थे। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़रा सा कुछ हो जाए तो यूरोपीय यूनियन हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए बोलती है, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट हो या बड़े बड़े जो यूरोप के मुल्क हैं, उनमें से किसी ने भी जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, अदालती निज़ाम के ऊपर जो कब्जा हुआ, जर्नलिस्टों की किलिंग हुई, पाकिस्तान के अंदर पूरे मीडिया के ऊपर कब्जा कर लिया गया, पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया गया, इलेक्शन लूट लिया गया, खवातीन के साथ जुल्म हुआ, लेकिन यूरोपीय यूनियन खामोश रहा। तो सब सोच रहे थे कि ऐसा क्यों है। अब उसकी वजह जो है वो तलाश की है और आपके सामने रखी है वकास अहमद साहब ने। वकास साहब कहते हैं, जो मैंने दोबारा बताया आपको कि ड्रॉप साइट के लिए लिखते हैं आजकल और उम्दा लिखते हैं, उन्होंने अपना एक ट्वीट भी किया है और स्टोरीज भी हैं उनकी इस पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंफर्म किया है कि जो पाकिस्तान हथियार बेच रहा था वाया अमेरिका यूक्रेन को, पहली जो खेप थी वो पाकिस्तान ने अमेरिका को बेचे थे, लेकिन डिलीवर वाया यूके किए गए थे। लेकिन उसके बाद ख़तरा ये पैदा हो गया कि ये, क्योंकि पुराने स्टाइल के मार्टर बम और गोले और उस तरह की चीज़ें थी, कि ये कहीं ट्रांसपोर्ट करते हुए रास्ते में ना फट जाएं। तो फिर उसके लिए कहा गया कि शॉर्टेस्ट, दूसरे लफ्ज़ों में कहा गया कि साढ़े मुल्क से ना ले आके पाड़ो, मतलब कि किसी ऐसे मुल्क में फटें जिसकी हमें ज़रा केयर कम हो, यूके में तो ना फटे। तो फिर ये फैसला किया गया कि उनको चेक रिपब्लिक के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करना है यूक्रेन में। अब वकास अहमद ये क्लेम कर रहे हैं, ये उनकी स्टोरी है, उन्हीं को इसका कंट्रीब्यूशन भी उन्हीं का है और उन्हीं को इसका जो है वो अप्रिसिएशन भी उन्हीं की होनी चाहिए, उन्हीं के साथ ये स्टोरी मंसूब भी होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अब वो ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो चेक रिपब्लिक के थ्रू असला जा रहा है यूक्रेन को, ये पाकिस्तान का बना हुआ असला है, ये पाकिस्तान की बना हुआ गोला बारूद है जो वहाँ से जा रहा है। शुरू में यूके के थ्रू गया, बाद में कहा गया कि आप डायरेक्ट चेक रिपब्लिक के थ्रू भेजें, क्योंकि एक तो वो नज़दीक पड़ेगा यूक्रेन को और एक ये क्योंकि हैंडलिंग कई जगहों पर नहीं करनी पड़ेगी गोला बारूद का, तो इनके फटने का चांस जो है वो कम होगा। अब ये जो स्टोरी है, वकास साहब ने साथ ये भी लिखा कि अब उन्हें समझ आती है कि यूरोपीय यूनियन क्यों खामोश रहा है। यूरोपीय यूनियन जो है वो इसके अंदर पार्टनर है वन वे और अनदर, क्योंकि वो यहाँ से असला हासिल कर रहे थे यूक्रेन के लिए। अब आप कहेंगे असला तो यूक्रेन को मिला, तो इसमें यूरोपीय यूनियन का लेना देना कहाँ से आ गया। अब आप सदर ट्रंप ने जो कुछ किया या जेडी वैंस साहब ने जो कुछ किया उसको आप लाइक करें, डिसलाइक करें, सदर ट्रंप की सरजनश करें या ज़ेलेंस्की साहब की सरजनश करें, वो एक कम्प्लीटली अलग बहस है, उसको किया जा सकता है। दोनों साइड्स की बातों के अंदर वज़न है। अगर आप पूरे 50 मिनट की बातचीत देखें तो आपको ये लगता है कि सदर ज़ेलेंस्की जो है वो पूरी प्लानिंग करके आए थे, उन्होंने बार बार ट्रंप पर हमला किया था। लेकिन 40 से 50 मिनट के दरमियान की कन्वर्सेशन देखें तो उसमें ट्रंप ज़्यादती करते हुए लगते हैं। बंदे को लगता है कि वो रिस्ट्रेन का कर सकते थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन, ये तो हिस्ट्री डिसाइड कर लेगी किसकी इसमें ज्यादती थी। लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ ट्रंप के साथ ये मुठभेड़ होती है उनकी, और वो अगले दिन यूरोप उतरते हैं और पूरा यूरोप इकट्ठा हो जाता है और कह तो यूरोप यही रहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, और जाहिर है सपोर्ट उनका करना इसलिए भी बनता है कि रूस जो है वो एक किस्म का यूरोप की शारक पर पहुंच गया है। अगर यूक्रेन को वो फतह करके आगे निकल आता है तो फिर आगे किसी और की बारी, फिर आगे किसी और की बारी, तो बात तो बनती है, बात समझ आती है, यूरोप की सेंसिटिविटी समझ आती है। लेकिन इस सेंसिटिविटी में 72 घंटे गुजर सकते थे, 100 घंटे गुजर सकते थे, लेकिन विद इन 24 आवर्स ट्रंप के साथ जो इनकाउंटर हुआ उसके 24 आवर्स के अंदर पूरा यूरोप इकट्ठा हुआ बशमूल कनाडा, और उसके अंदर उन्होंने एक वाज़े तौर पर यूक्रेन के साथ खड़े होने की स्टेटमेंट दी। इसको अगर फ्लिप करके पढ़ें तो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने नो कॉन्फिडेंस और एक पावर शो किया सदर ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ।
अब अगेन सदर ट्रंप की पॉलिसी दुरुस्त है, गलत है, वो सही पॉलिसी अपनाए हुए हैं या गलत, ये भी अगले चंद दिनों में आपको समझ भी आ जाएगी या इस पर डिस्कशन भी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल ही एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपके लिए और बाकी सब के लिए ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि कौन है ऐसा शख्स या ऐसी लॉबी जो पीछे है, जिसने 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका जैसे मुल्क के खिलाफ एक पूरा ब्लॉक बनाकर यूरोप का खड़ा कर दिया। और यूरोप सारा, मीन उसमें जर्मनी भी मौजूद था, यूके में तो वो बात हुई, और फ्रेंच उसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, उसमें यूके के भी, और तमाम जो प्राइम मिनिस्टर्स थे और हेड ऑफ स्टेट थे, हम आपको उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वो वहाँ पर भरपूर मौजूद थे। और एक तगड़ा मैसेज जो है वो ट्रंप को भेजा गया है। अब आप कहेंगे कि जाहिर है ट्रंप ने हरकत ही ऐसी कर दी कि उन्होंने उसको निकाल दिया ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस है, तो उसके बाद यूरोप को डर है उस जंग का, तो उन्होंने इकट्ठे ही होना था। मैं आपसे एग्री करता हूं कि यूरोप की इस पे सेंसिटिविटीज़ हैं, लेकिन इस सारी चीज़ को सटल तरीके से भी किया जा सकता था। इस सारी चीज़ को अगले चंद दिन में मीन बैकडोर डिप्लोमेसी भी की जा सकती थी, बैकडोर मीटिंग्स भी हो सकती थी। इसका डिस्प्ले ना किया जाता इस तरीके से, लेकिन इसका जानबूझकर पब्लिक डिस्प्ले किया गया है। मतलब कि ट्रंप को सीधा सीधा या अमेरिका को सीधा सीधा ललकारा गया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका की डीप स्टेट और यूरोप के मुल्कों ने मिलकर ट्रंप को जो है वो नुक्कर में लगाया है। मामला क्योंकि गंभीर है, इसको अगर अभी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें अपना ओपिनियन रखूंगा तो शायद बहुत सारे लोग इससे अग्री ना करें, इसलिए कुछ चीज़ें फूड फॉर थॉट होती हैं, आपके सोचने के लिए, मेरे सोचने के लिए। तो इसको इसी सोच पर छोड़ते हैं कि क्या हो रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कौन है जो ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है कि 40 मिनट तक ज़ेलेंस्की जो है वो इंस्टिगेट करते रहे कि वहाँ पर कोई ना कोई हंगामा हो, और आखिरकार हो गया। अब बहुत सारे सवाल पूछते लोग कि जेडी वैंस वहाँ पर क्या कर रहा था, उसका क्या काम था? अमेरिकी नायब सदर का तो डिस्कशंस में काम ही नहीं होता। तो उसका जवाब ये है कि मार्को रूबियो और जेडी वैंस ही ज़ेलेंस्की के साथ ये डील ब्रेक कर रहे थे। जैसे ट्रंप डिफरेंट लोगों को जॉब असाइन करते हैं, तो ये वाली जॉब इन 2 लोगों को असाइन की हुई थी। इसीलिए अगर आप देखें तो हाल ही में जेडी वैंस जो थे वो यूरोप के एक दौरे पर भी गए हुए थे। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि ये कोई ना कोई मेरे ख्याल में इसके पीछे लॉबी है। आपको भी समझ है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त नाम इसलिए नहीं ले रहा कि चीज़ें वाजे नहीं हैं। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, और इस चीज़ को मजीद आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात की है, और उनकी पेशावराना जो ट्रेनिंग है, उनकी जो डाइट है, उनके जो दूसरे मामलात हैं उस पर डिस्कशन की है, और उनके अगला जो करियर प्लान है उसके ऊपर भी बातचीत की है। अब ज़रा गौर कीजिए, एक शख्स जिसने ज़िंदगी में कभी बैट नहीं पकड़ा, जिसको क्रिकेट के बारे में अलिफ और बे नहीं पता, जो मेरी तरह बेचारा सीधा चल नहीं सकता, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का करियर प्लान कर रहा है और उनकी डाइट और उनकी ट्रेनिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहा है। ये काम कोई क्रिकेटर करे या कोई फिजियोथेरेपिस्ट करे या कोई भी और शख्स करे जिसका इससे कोई लेना देना है सारे काम के साथ, लेकिन क्योंकि वो साला साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली खबर, कश्मीरी खातून फरखंदा रहमान जो कि ब्रिटिश बॉर्न एंड रेज लग रही हैं अपनी आवाज़ से, उनके माँ बाप की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी कश्मीर में, वो उसको हासिल करने आई होंगी या उसके ऊपर कब्जा हुआ होगा, उसे छुड़वाने आई होंगी। तो वहाँ पर एक चौधरी साहब एसएचओ हैं आजकल, क्योंकि हर तरफ चौधरीयों का ज़माना है, तो जो चौधरी साहब वहाँ पर एसएचओ थे, उन्होंने उनको हरास किया। वो खातून अल्लाह नबी के वास्ते देती नहीं, लेकिन उनकी डिमांड यही थी कि वो उनकी हवस पूरी करें, तो फिर उसके बाद वो उनको इस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई कब्जा ले देंगे। तो अब इस सारे मामले के बाद कश्मीरी बाहर निकल आए हैं। उनकी जो राब्ता कमेटी है उसने हड़ताल कर दी है। पहले तो इंस्पेक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन इस हड़ताल के बाद जब पब्लिक बाहर आ गई अपने राइट्स के लिए, तो अब उस एसएचओ को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसको भी फॉलो अप करेंगे और आपके सामने इंशाल्लाह इसको भी ज़रूर रखेंगे। इसके अलावा रूसी शिकारी एलेक्सी कैंप ने 71,000 अमेरिकी डॉलर देकर तकरीबन 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी अदा करके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मारखोर का शिकार किया है। यह सबसे बड़ा मारखोर था इस सीज़न का जिसका शिकार किया है। अक्सर हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसको भी मारखोर कहा जाता है, या उसका जो इंसिग्निया है वो मारखोर का बनाया जाता है, या उसको मारखोर जो है वो कॉल किया जाता है। तो ये हमारी समझ से बाहर है कि ये फिर गैर मुल्की जो लोग हैं उनसे पैसे लेके हम अपने मुल्क के अंदर मारखोर को क्यों मरवाते हैं। ये मुझे पता है, फिर कहेंगे वो इकोसिस्टम है, मारखोर को नहीं मारेंगे तो मारखोर ज़्यादा हो जाएंगे, खुराक कम होगी, इसलिए उनको मारना पड़ता है। मैं इससे अग्री नहीं करता। अल्लाह की ज़ात ने सारा सिस्टम जो है वो एक बैलेंस में बनाया हुआ है, लेकिन बहरहाल मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर आप चलें किसी अरबी शरबी किसी और दोस्त से बात करके ये काम कर लें, क्योंकि अगर हम
अमेरिका में या बरतानिया में या यूरोप में कहीं पर मुजाहरा कर दें या किसी से इंसानी हकूक़ पर बात करें तो आप कहते हैं देखें ये यहूदी एजेंट है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में से पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर उनसे मारखोर मरवा रहे हैं। लेकिन बार आप जो भी करें आप कर सकते हैं, आपको पता है हम करें तो वो आपको ज़्यादा बुरा लगता है। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।